हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू द अग्रवाल ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है वो एक CT3 क्लास टेस्ट 3 के ऊपर कुछ क्वेश्चंस मैंने फ्रेम किए थे जो डीसी मशीन्स और थ्री फेज इंडक्शन मोटर से रिलेटेड हैं। ऑल दीज क्वेश्चंस आर न्यू क्वेश्चंस जो अभी तक हमने कवर किए हैं अपने वीडियोस में, उन सबसे अलग क्वेश्चंस हैं। तो दीज क्वेश्चंस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल, सो आई advise you all to go through all these 50 questions. I have 50 questions set in this particular video, right? तो शुरू करते हैं हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो की क्वेश्चन से। पहला सवाल है, द EMF induced in a coil rotating in a magnetic field is maximum when the rate of change of flux linkage by the coil is maximum, the rate of change of flux linkage by the coil is minimum, the rate of change of cutting of flux by the coil sides is minimum, the flux linkage by the coil is maximum. सी EMF इंड्यूस करने की बात हो रही है तो EMF सिर्फ तब इंड्यूस होता है जब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हमें मिलता है, राइट? और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम EMF हमें कब मिलेगा, तो नेचुरली जब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हमारा मैक्सिमम होगा तब ही हमें मैक्सिमम EMF इंड्यूस मिलेगा। तो A विल बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन, राइट? सेकेंड क्वेश्चन इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए डीसी मोटर कैन बी रिवर्स्ड। डीसी मोटर की डायरेक्शन को कैसे रिवर्स किया जा सकता है? तो डीसी मोटर की डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एज वी नो हमारे पास दो वाइंडिंग्स होती है डीसी मशीन के अंदर, एक आर्मेचर वाइंडिंग होती है और दूसरा फील्ड वाइंडिंग होती है। तो डीसी मशीन की डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए इन दोनों में से कोई भी एक वाइंडिंग को हम रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है? दोनों में से कोई भी एक वाइंडिंग अगर रिवर्स हो जाती है तो हमारा डीसी मशीन का जो स्पीड है वो जो डायरेक्शन रोटेशन का है वो रिवर्स हो जाएगा। तो व्हाट आर द ऑप्शंस हियर? बाय रिवर्सिंग द कनेक्शंस ऑफ बोथ आर्मेचर, नो, बोथ हम नहीं करेंगे। The reversing the connection of either the armature or field, yes, this one is true। दोनों में से कोई भी एक वाइंडिंग को हमें रिवर्स करना है, कनेक्शंस को रिवर्स कर देना है, तभी हमारा मशीन रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट होगा। Next question is, which of the following quantity maintains the same direction whether a DC machine runs as a generator or as a motor? इनमें से कौन सा quantity same direction को maintain करता है? This is the question। So for this question, we have given four options as induced EMF, armature current, field current, and supply current. So as we can see, when we create diagrams of DC machines as a motor and generator, तो shunt और series motors में जब आप देखते हैं तो जो supply current है उसका direction reverse होता है, जो armature current है उसका भी direction reverse होता है, जो field current है वो series circuit के अंदर अपना direction reverse करता है। तो सिर्फ एक induced EMF ही एक ऐसा ऑप्शन बचता है जिसमें अंदर कोई भी डायरेक्शन का रिवर्सल नहीं होता, चाहे मशीन एज ए मोटर काम कर रही हो या एज ए जनरेटर। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ डीसी मोटर कैन बी लुक्ड अपॉन एज ए डीसी जनरेटर विद द पावर फ्लो। एक डीसी मोटर को एज ए डीसी जनरेटर हम कैसे देख सकते हैं? पावर फ्लो के टर्म्स में आंसर पूछा जा रहा है, रिड्यूस्ड, रिवर्स्ड, इंक्रीज्ड और मॉडिफाइड। तो एज वी नो कि मोटर और जनरेटर के बीच में जो पावर का रिलेशन है वो रिवर्स का रिलेशन है। दैट मीन्स कि इन मोटर you can see the power flow is electrical to mechanical, और जनरेटर के केस में जो पावर फ्लो है मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल हो जाता है। दैट मींस द पावर इज रिवर्स्ड इन दिस केस, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, द आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ ए डीसी मशीन इज मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ कॉइल्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए लार्ज नंबर ऑफ आर्मेचर स्लॉट्स। Instead of placing all the coils into the slots, to get sinusoidal EMF at the output terminal, have minimum heat dissipation from the armature, make the armature dynamically balanced, or get maximum generated EMF in the armature। So armature winding के terms में क्वेश्चन है डीसी मशीन का, जिसमें ये कह रहा है कि जो नंबर ऑफ कॉइल्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है आर्मेचर के स्लॉट्स में। तो क्या कारण है? सो बेसिकली आर्मेचर कंडक्टर्स से करंट का फ्लो होना है जिसके कारण हीट डिसिपेट होगी। अगर हम उन सबको एक ही जगह पर रखेंगे तो हीट विल बिकम वेरी हाई, जिसकी वजह से सारे कंडक्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अराउंड द रोटर। तो हीट डिसिपेशन को रिड्यूस करने के लिए ही ये सब किया जाता है, ठीक है? Next is the EB by V ratio of a DC motor is an indication of its। EB by V ratio is basically what indicates, अगर हम DC मोटर की बात करें तो DC मोटर में V is the applied voltage, EB is the back EMF, and if we found the ratio of EB upon V, that simply tells about कि how much is the efficiency of the machine। अगर हमारा back EMF ज्यादा कम होता है और अगर हम कहें कि EB by V का रेशियो रिड्यूस होता है तो उससे सीधा सीधा इम्पैक्ट मोटर की एफिशिएंसी के ऊपर पड़ता है, बिकॉज एफिशिएंसी इज
somewhere related to the power, and power is related to this back EMF. So ultimately we can say that the efficiency is depending upon this back EMF, which directly affects the efficiency of the machine. Next is, under the constant load conditions, the speed of a DC motor is affected by. constant load conditions में जो DC motor की speed है वो किससे affect हो सकती है? So speed of the DC motor is proportional to N is proportional to EB upon phi. If we consider the flux is constant, then N is directly proportional to your back EMF. But the back EMF is depending upon the armature current, directly proportional to the armature current. बाकी की जो V और R एक quantity है जिनके ऊपर आपका back EMF depend करता है, वो यहाँ पर constant है. तो ultimately armature current is the term जिसके ऊपर speed effect करेगी under the constant load conditions. Next question is, aluminum is not used as winding wire in DC machine armature as it is costlier, low resistivity, low thermal conductivity, or requires large winding space. तो बेसिकली एल्यूमिनियम मटेरियल को वाइंडिंग वायर्स के लिए हम इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि एल्यूमिनियम मटेरियल इज नॉट दैट मच मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू द कॉपर. कॉपर के पतला वायर को भी हम यूज कर सकते हैं, जबकि एल्यूमिनियम के पतले वायर को यूज करना इज नॉट पॉसिबल, वो ब्रेक हो जाता है. और अगर हमें एल्यूमिनियम को यूज करना है तो वहां पर हमें मोटा वायर यूज करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ेगी. इसलिए हम कभी भी वाइंडिंग्स के लिए एल्यूमिनियम का यूज नहीं करते हैं. दैट मीन्स कि वाइंडिंग स्पेस ज्यादा यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा. Next is, in a DC machines, the armature windings are placed on the rotor because of the necessity for electromechanical energy conversion, generation of voltage, commutation, development of torque. तो बेसिकली आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर पे पुट करने का सिंपल सा एक ही रीजन है कि जो कम्यूटेटर है, दैट कम्यूटेटर इज ऑन द रोटर साइड, एंड रोटर साइड पर कम्यूटेशन का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के लिए द आर्मेचर वाइंडिंग हैज टू बी ऑन द रोटर. दैट इज व्हाई this is the correct answer for this particular question, that is the commutation process. Next question is, if two 8-pole DC machines of identical armatures are wound, one with lap winding and other with wave winding. दो 8 पोल की machines हैं, दोनों का same armature है, एक lap wound है, एक wave wound है. Then wave wound machine will have more rated current and more voltage, lap wound machine will have more rated current, more current. Lap wound machine will have more rated voltage, less current. Wave wound will have more rated voltage and less current. तो वेव वाउंड की अगर बात करते हैं तो हमें पता है वेव वाउंड मशीन में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स A इज इक्वल्स टू होता है 2, और जबकि 8 पोल की एक मशीन है तो लैप वाउंड में A इज इक्वल्स टू P होगा, यानी कि यहाँ पर 8 नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स होंगे. तो ऑब्वियसली जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स होंगे द करंट विल बी हाई इन दैट केस, बिकॉज जितने ज्यादा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स होते हैं उतना ही ज्यादा करंट मिलता है, जबकि लेस नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स मींस लेस करंट. तो वेव बाउंड मशीन्स में लेस करंट होगा, और लेस करंट होने के साथ साथ रेटेड वोल्टेज ज्यादा होगी, because if we find the relation of back EMF E is equals to P phi NZ upon 60A, according to that we will have the EMF will be more in case of wave wound rather than the lap wound. ठीक है, because P phi NZ upon 60A में A is less in case of lap, that is why EMF or voltage will be more. So D option is the correct one. Next is, the teeth in the armature of a DC machine are sometimes skewed. This is done to reduce. जो teeth हैं आर्मेचर्स के उनको skewed करते हैं, इंडक्शन मोटर्स में भी ऐसा किया जाता है. तो this is basically to reduce the vibration of the machine. इंडक्शन मशीन में हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम मैग्नेटिक लॉकिंग और वाइब्रेशन दोनों को रिड्यूस करने के लिए वहां पे उसको यूज करते हैं. तो here the correct option will be the vibration. Next is, a P-pole lap-wound DC machine had an armature current IA. The conductor current in the armature winding is, P-pole है आपके पास, lap-wound है, number of parallel paths will be A is equals to P. Total armature current IA है, तो total armature current will be divided into P parallel paths. That is why we'll have conductor current in each parallel paths will be IA upon P. So B will be the correct option in this case. Next question is, in a DC machine, the number of mechanical and electrical degrees will be same when the number of poles on the machine is. थीटा मैकेनिकल और थीटा इलेक्ट्रिकल का एक रिलेशन होता है. थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल्स टू P by 2 ऑफ थीटा मैकेनिकल. ठीक है, इस रिलेशंस के अकॉर्डिंग अगर हम P is equals to 2 पुट करते हैं तो थीटा इलेक्ट्रिकल और थीटा मैकेनिकल दोनों इक्वल हो जाते हैं. सो दिस इज पॉसिबल व्हेन वी हैव ए 2 पोल मशीन. ठीक है. Next is,
In the DC generators, the pole shoes are fastened to the pole core. पोल कोर से जो पोल शूज हैं वो किस तरह से अटैच होते हैं? रिवेट्स, काउंटर संक स्क्रूज, ब्रेजिंग और वेल्डिंग। तो जो पोल्स हैं वो स्क्रूज के थ्रू वहां पर अटैच किए जाते हैं, तो काउंटर संक स्क्रू इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the fall in speed of a DC generator due to increase in load can be corrected by cooling the armature, increasing the excitation, reducing the load voltage or increasing the input to the prime mover। तो अगर डीसी जनरेटर की स्पीड फॉल हो गई हो लोड बढ़ने के कारण, तो उसको बढ़ाने के लिए हमें एक्स्ट्रा टॉर्क की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एक्स्ट्रा टॉर्क कहां से आएगा? एक्स्ट्रा टॉर्क आपको मिलेगा प्राइम मूवर से, क्योंकि जनरेटर को चलाने के लिए वी आर यूजिंग द प्राइम मूवर, राइट। एंड टू इंक्रीज द पावर और टू इंक्रीज द टॉर्क ऑफ द मशीन, जो जनरेटर को स्पीड पिकअप करने में हेल्प करेगा, वो इनपुट टू द प्राइम मूवर बढ़ाने से ही हमें मिल सकता है। ठीक है, so this one is the correct one। An ideal DC generator has a regulation of percentage। आइडियल मशीन की बात हो रही है, और आइडियल का मतलब होता है एक हाइपोथेटिकल कंडीशन जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल अगर हम रेगुलेशन की बात करें तो रेगुलेशन हैज टू बी एज मिनिमम एज पॉसिबल। तो यहाँ आइडियल मशीन के लिए रेगुलेशन शुड बी 0, राइट, क्योंकि प्रैक्टिकली भी रेगुलेशन का जो वैल्यू है वो बहुत ही कम होता है, बट आइडियली इट शुड बी 0। Next is DC generator generates AC voltage in the armature, DC voltage in the armature, AC superimposed over DC, none of the above। To answer this question, we must remember that there is a part in DC machine named commutator। commutator एक मैकेनिकल रेक्टिफायर है जो AC को DC में कन्वर्ट करता है। That simply means कि मशीन के अंदर जो जनरेशन होता है वोल्टेज का वो AC होता है, उसको कन्वर्ट करने के लिए कम्यूटेटर DC में आगे काम करता है। तो दैट मीन्स कि वी जनरेट द AC वोल्टेज इन द आर्मेचर ऑफ DC जनरेटर। ए DC जनरेटर विदाउट कम्यूटेटर इज ए। अगर DC जनरेटर को कम्यूटेटर ना यूज करें तो क्या होगा? एज वी नो DC जनरेटर AC जनरेट करता है और कम्यूटेटर उसमें नहीं है जो कि AC टू DC कन्वर्ट करेगा, तो वो क्या कहलाएगा? AC जनरेटर कहलाएगा। Next is which of the following windings are necessary in case of all DC machines। इनमें से कौन सी वाइंडिंग सबसे ज्यादा जरूरी है? क्लोज वाइंडिंग, लेफ्ट वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग और ओपन टाइप ऑफ वाइंडिंग। तो लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग तो एक ऑप्शनल है कि मशीन में अलग अलग टाइप की वाइंडिंग होती है, तो इट इज नॉट नेसेसरी इन ऑल डीसी मशीन्स की कौन सा टाइप ऑफ वाइंडिंग हो। Open type of winding is also not necessary because it is also used in some particular cases, but closed winding should be there in all the type of machines. So this one is the correct one। For a DC machine, shunt resistance and armature resistance values are। DC मशीन के लिए जो शंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए और आर्मेचर का रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होनी चाहिए। रीजन बीइंग, अगर आर्मेचर का रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी तो वो बैक ईएमएफ और जनरेटेड वोल्टेज में ड्रॉप करेगा, जिसकी वजह से मोटर का एफिशिएंसी फॉल होगा। जबकि शंट रेजिस्टेंस आपका हाई इस वजह से होना चाहिए कि वी डोंट वांट ए वेरी हाई करंट टू बी फ्लोइंग थ्रू द फील्ड वाइंडिंग। इसी वजह से शंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज हाई एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस इज ऑलवेज लो। Next is shunt field of DC generators consist of number of turns and conductors respectively। तो शंट फील्ड डीसी जनरेटर की बात हो रही है और शंट फील्ड डीसी जनरेटर में जो कंडक्टर्स हैं शंट फील्ड ऑफ डीसी जनरेटर, यस, तो शंट फील्ड की बात हो रही है, तो नेचुरली वी नो दैट कि शंट रेजिस्टेंस ऑफ डीसी जनरेटर इज हाई। ठीक है, मींस रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है, एंड सिंस वी नो कि R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A है, इफ R हैज टू बी हाई, एरिया हैज टू बी लो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो एरिया है वो थिन होना चाहिए, एरिया जो है वो थिन होना चाहिए। दूसरी चीज, जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कितने होने चाहिए? सिंस वी हैव टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस, तो वी शुड हैव द लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, लेंथ जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। दैट मीन्स कि वी शुड हैव लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स एंड thin conductors respectively। तो B is the correct one। ठीक है, large number of turns and thin conductors। Next is which of the following is or are as the advantages of carbon brushes over the copper brushes। carbon brushes हम क्यों यूज करते हैं? They are not hard as copper brush, they are self lubricating। In case of any sparking, they will be less damaged than copper, all of the above। Yes, the answers will be all of the above because ये एक तो hard नहीं होते हैं, that is true,
दूसरा सेल्फ लुब्रिकेटिंग होते हैं, दैट इज आल्सो ट्रू, और किसी भी स्पार्किंग के केस में कॉपर से कम डैमेज इन कॉपर कार्बन ब्रशेस का होता है, दैट इज व्हाई ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट वन. Next question is, a DC 4-pole lap-wound generator is running at 1000 rpm having 1200 conductors and flux density is 10 milliweber. Find the generated EMF. आपको EMF निकालना है, 4-pole का मशीन है तो EMF होता है P5 NZ upon 60A. We have number of poles as 4. We have flux as 10 milliweber, that is 10 into 10 to the power minus 3. Speed is 1000 rpm. Number of conductors is 1200 upon 60 इंटू लैप पाउंड है तो A और P दोनों बराबर होंगे तो इट विल बिकम P. तो ये हमारा आ गया है 10 टू द पावर माइनस 3 से ये आपका कैंसिल हो जाएगा. 60 20 20 into 10 that is 200 volt will be the answer. Next is, if terminal voltage of 1000 rpm shunt motor is reduced to half the speed of the motor will be. अगर टर्मिनल वोल्टेज 1000 rpm की मशीन का हाफ कर दिया जाए तो स्पीड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा. So to answer this question, as we know कि we are reducing the terminal voltage by half. अगर हम टर्मिनल वोल्टेज को हाफ कर रहे हैं तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि फ्लक्स भी हाफ हो जाएगा, ठीक है. और अगर दोनों क्वांटिटी हाफ होंगी तो दोनों क्वांटिटी के हाफ होने से एक क्वांटिटी हाफ हो रही है, दूसरी क्वांटिटी भी हाफ हो रही है. आपका जो स्पीड है वो वोल्टेज के साथ प्रोपोर्शनल है और फ्लक्स के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो हम कह सकते हैं कि जो स्पीड है वो सेम रहनी चाहिए, ठीक है. दैट मीन्स कि अगर आप टर्मिनल वोल्टेज को रिड्यूस करोगे हाफ से तो आपका जो स्पीड है वो 1000 आरपीएम ही बनी रहेगी. दैट इज स्पीड इज इक्वल्स टू E अपॉन 5. इस रिलेशन के थ्रू आप यहाँ से इसको कंक्लूड कर सकते हैं. शंट मोटर की बात हो रही है. शंट मोटर में आपका जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली हाफ हो जाएगा और जो E है वो डायरेक्टली V के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो वो भी अप्रोक्सीमेटली आपका हाफ होगा. नेक्स्ट इज, टोटल कोर लॉसेज इज आल्सो कॉल्ड एज. कोर लॉसेस को क्या कहते हैं? एडी करंट, हिस्टेरेसिस, ये दोनों तो कोर लॉसेस के पार्ट हैं. कॉपर लॉसेस इज नॉट ए टाइप ऑफ कोर लॉस. देन मैग्नेटिक लॉस is also termed as the core losses. What is the increase in the torque expressed as percentage of initial torque if current drawn by the DC series motor is increased from 10 ampere to 11 ampere? DC series motor में जो torque है वो proportional होता है current के square के, ठीक है. हमने क्या किया है, इनिशियली अगर एक टॉर्क की बात करें T1 की तो दैट टॉर्क इज इक्वल्स टू K इंटू IA स्क्वायर और वी कैन से 10 स्क्वायर. और T2 की बात करें तो हमारे पास है K इंटू 11 स्क्वायर. अब कह रहा है कि कितना परसेंटेज ऑफ टॉर्क इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज के लिए हम निकालेंगे 11 स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद 100. इट विल बिकम इक्वल्स टू 11 स्क्वायर दैट इज 121 अपॉन 100 into 100 दैट विल बिकम 121. तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि 21% of the torque has been increased by increasing the current from 10 to 11 ampere. Next question is, in a DC motor under constant terminal voltage, what is the relation between torque and power? ठीक है, आपको पावर इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी, ये एक रिलेशन है मैकेनिकल पावर का मशीन के लिए, जिसमें हमसे कहा जा रहा है कि कांस्टेंट टर्मिनल वोल्टेज है तो अगर टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट होगी तो जो ओमेगा है, एंगुलर स्पीड है उसकी, वो कांस्टेंट होगी. दैट सिंपली सेज कि जो पावर और टॉर्क है दैट हैज टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर अगर स्पीड मशीन का सेम है तो. सो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी. Next is, the air gap between the yoke and the armature in DC machine is kept very small to avoid locking, to avoid overheating, to achieve a stronger magnetic field, all of the above. The air gap of a machine is basically a non-magnetic path. वो एक non-magnetic path है. अगर हम air gap को increase करेंगे तो the leakage problem will become more and more in the machine. So air gap को as minimum as possible रखा जाता है, जिसकी वजह से आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड वहां पर क्रिएट हो सके. सो टू अचीव स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड वी कीप द एयर गैप मिनिमम और स्मॉल. Generators works on the principle of production of dynamically statically induced EMF, statically induced, none of the above, dynamically induced. So DC generators में आपके पास दो टाइप का यूजुअली EMF होता है, एक स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF, एक डायनामिकली. स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF उन मशीन्स में प्रोड्यूस होता है जहां पर आपके पास कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता, जस्ट लाइक योर ट्रांसफार्मर, जबकि डायनामिकली इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूसेस इन रोटेटिंग मशीन. सो जनरेटर इज ए टाइप ऑफ रोटेटिंग मशीन, सो इट विल प्रोड्यूस dynamically induced EMF. 29th dynamically induced EMF is the right one.
Find the number of poles required when the frequency is 50 hertz and speed of the motor is 500 rpm. आपको थ्री फेज इंडक्शन मोटर का एक क्वेश्चन है. You have NS is equals to 120 F upon P. ठीक है, आपको P निकालना है तो P will be 120 F upon NS, that is 120 into 50 upon 500. It is 6000 upon 500. It will be equals to 12. So 12 will be the number of poles. Next is the resultant flux in an induction motor is equals to. Induction motor में resultant flux किसके बराबर होता है? So as we know in a three phase induction motor, the rotating magnetic field एक constant flux produce करती है जो rotating nature का होता है, and the value of that resultant flux is equals to 1.5 times of the phi m. That is 1.5 times the maximum value of flux due to any phase. Next is the advantage of skewing in an induction motor is or are. Motor runs smoothly as the magnetic humming is reduced. Yes, it is correct. The tendency of the rotor teeth to remain under the stator teeth due to direct magnetic attraction is reduced. Yes, it is also correct. More uniform torque is obtained while running. It is also correct. So all of the options are correct to do the skewing in the induction motor. ठीक है, इसको कॉगिंग इफेक्ट बोलते हैं बेसिकली. जब आपका मशीन मैग्नेटिक लॉकिंग करता है, दैट term, the correct term is used is called cogging. तो cogging को reduce करने के लिए skewing हम करते हैं rotors में. Next is for induction motors should be essentially constant speed motor. Its speed reduces to some extent with increase in load. Does not need to be synchronized. All of the above. Which one is true for the induction motor? So for the induction motors, एक constant speed machine होती है induction motor. This is correct one. अगर आप मशीन पे लोड लगाते हो तो किसी भी मशीन पे आप लोड डालते हो तो स्पीड हर एक मशीन का सम एक्सटेंट तक रिड्यूस होता ही होता है. तो दिस विल बी आल्सो करेक्ट. डज नॉट नीड टू बी सिंक्रोनाइज्ड. इसको किसी भी तरह का सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है. दिस इज आल्सो करेक्ट. सो ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. 34th question is when the rotor of a three phase induction motor is blocked, its rotor frequency will become. अगर हम रोटर को ब्लॉक करेंगे यानी कि रोक देंगे तो रोटर का फ्रीक्वेंसी कितना होगा? वी नो दैट f dash is equals to s into f होता है और रोटर ब्लॉकिंग के केस में your nr will be 0, so s will be 1. that means कि f dash और f will become equals to supply frequency. तो equal to supply frequency will be the correct one. Next question is starters are used in induction motor because its starting torque is high, it is running against heavy load, it cannot run in reverse direction, it is starting current at 5 times or more than its rated current. तो basically जिस भी machine में हम starters का use करते हैं, that is only for the purpose to reduce the starting current of the machine. If we run the machine directly without any starters, it draws a very heavy current during the starting. So to avoid that starting current, we have to connect the starters. Fourth option is correct here. When an induction motor run at rated load and speed, the iron losses are negligible, very heavy, independent of supply frequency, independent of supply frequency. Iron losses are those losses which are constant losses, जिनको हम constant losses कहते हैं. तो जब आपका induction motor rated load और speed पर चल रहा होता है तो ये maximum efficiency देता है. Induction motors are made to run on the full load and full rated speed. So in that case, the iron losses are negligible. ये losses आपके जो है वो negligible होते हैं. Next is three phase induction motors is mainly suitable for which of the following applications? For running different machine tools where several speed is required, for running paper machine required exact speed control, for running electric vehicles, for running rolling mills needing exact speed control. So three phase induction motor एक self start machines है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं. स्पीड कंट्रोल किया जा सकता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स का. तो दिस काइंड ऑफ मशीन कैन बी यूज्ड जहां पर हम सेवरल स्पीड्स की जरूरत है, जहां पर सेवरल स्पीड कंट्रोल हम कर सकते हैं और डिफरेंट मशीन टूल्स को चलाने के लिए इसका यूज किया जा सकता है. सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन हियर फॉर दिस क्वेश्चन. विद इंक्रीज ऑफ लोड द स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर ऑपरेटिंग इन द स्टेबल रीजन विल decreases, increases, remain constant or increase and then become constant. The answer is very obvious. अगर एक मशीन स्टेबल रीजन में चल रही है, स्टेबल रीजन मतलब कि at that moment जब TM और TL both are equal, machine motor torque and load torque when both are equal, then this movement is called the stable region of a machine. Whenever you put a load, अगर आप लोड को इंक्रीज करते हो तो क्या होता है? It drops the speed of the machine. उससे क्या होगा?
मोटर कुछ देर के लिए अनस्टेबल रीजन में जाएगी और वापस मशीन पिकअप करके अपने स्टेबल रीजन में थोड़ी देर बाद आ जाती है. सो इनिशियली व्हेन यू पुट द लोड इट डिक्रीजेस द स्पीड. Next, an induction motor is running at its rated torque and rated applied voltage of 440 volts. The effect of reducing the applied voltage to say 350 volts is that अगर 450 से 350 वोल्ट हम रिड्यूस कर दें वोल्टेज को तो क्या होगा? The motor will stop, current decreases slightly, speed reduces slightly, motor heats up with the passage of time. तो बेसिकली एज वी नो इंडक्शन मोटर में जो टॉर्क है वो प्रोपोर्शनल होता है वी स्क्वायर के. इफ यू आर डिक्रीजिंग द वोल्टेज दैट मींस कि आपने टॉर्क को वीक कर दिया है मशीन के, और चूंकि एक ऑलरेडी रनिंग मशीन है एक पर्टिकुलर लोड टॉर्क को बियर कर रही है, जो कि अगर आप उसका मोटर का टॉर्क रिड्यूस करोगे तो मोटर हीट करेगा. ठीक है, मोटर हीट होने से समय के साथ साथ वो हीट करता है. That means motor will continues to rotate and will produce more heat. ज्यादा हीट क्योंकि ज्यादा करंट ड्रॉ करने की कोशिश आपकी मशीन करेगी. तो this is the correct one. Next is the purpose of blades in a squirrel cage induction motor is to reduce the magnetic resistance, to cool the rotor, to reduce the electrical resistance, none of the above. ठीक है, तो मोटर में एक फैन छोटा सा लगा होता है. अगर कभी नोटिस किया हो आप लोगों ने, मोटर के पीछे साइड में एक फैन होता है. दैट दिस इज व्हाट हियर ब्लेड्स जिसको कहा गया है. तो मशीन के अंदर जो ब्लेड्स हैं वो अंदर की हीट को बाहर निकालने के लिए यूज होते हैं. ठीक है, बेसिकली वो एक तरह से एग्जॉस्ट का काम करते हैं. तो रोटर को कूल करने के लिए ही ब्लेड्स का यूज किया जाता है. The drawback of speed control of a slip ring induction motor with the help of resistance in the circuit is that wound rotor में हम resistance के through speed control कर सकते हैं, लेकिन what is the drawback? It is applicable only to the motors having power of more than 100 kilowatt. It results in high losses, reduction in speed, torque decrease significantly. The speed can be controlled only very broadly. So the answer is again very obvious. If you insert an extra resistance in the machine, तो circuit में extra resistance होने से सिर्फ losses ही increase हो सकते हैं. तो that is why B option is correct, which increase the losses. Cogging of the motor implies that, cogging means अभी मैंने समझाया था कि जो locking problem है induction motor की, वही cogging कहलाती है. उसके कारण मोटर refuse to start at load, refuse to start at no load, runs at low speed and then stops, runs at very low speed. Because of the cogging problem, आपका जो मोटर है वो स्टार्ट नहीं होता है. It refuses to start at no load conditions. So this one is the correct one. If a single phase motor fails to start, the problem cause may be. अगर एक सिंगल फेस मोटर स्टार्ट नहीं होती है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ओपन सर्किट इन ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ओपन सर्किट इन मेन वाइंडिंग, ब्लोन फ्यूजेस, एनी ऑफ द अबव. तो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम हमेशा ऑक्सिलरी वाइंडिंग का यूज करते हैं. तो अगर ऑक्सिलरी वाइंडिंग ओपन हो जाती है तो वो स्टार्ट नहीं होगी. तो दिस वन इज करेक्ट. मेन वाइंडिंग भी अगर ओपन हो जाती है तो वहां पर फ्लक्स इंड्यूस नहीं होगा. तो दिस इज आल्सो करेक्ट. और अगर फ्यूज का प्रॉब्लम है, फ्यूज खराब होने के कारण भी मोटर नहीं स्टार्ट हो रही है, तो दिस इज आल्सो करेक्ट. तो ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट, कैन बी द रीजन व्हाई मशीन इज नॉट स्टार्टिंग. Next is the S is the slip, NS is the synchronous speed, then actual running speed of the motor will be. Slip का relation होता है S is equals to NS minus NR upon NS. NS को इधर ले जाइए, S into NS, NR को इधर ले आइए, S को उधर ले जाइए, we will get NR is equals to NS minus SNS, or you can take NS as common, you get 1 minus NS. So NR is equals to NS into 1 minus NS. That is the option number C. This is the correct. Next is, which one of the following statement is correct? If an induction motor, if the air gap is increased, then its speed will reduce, its speed will increase, its power factor will improve, and none of the above. इंडक्शन मोटर का एयर गैप बढ़ने से इनमें से कौन सा कॉज हो सकता है? तो बेसिकली एयर गैप बढ़ने से ज्यादा फ्लक्स डेंसिटी की जरूरत मशीन को पड़ेगी, जिससे मशीन का पावर फैक्टर रिड्यूस होता है, ना कि इंप्रूव. तो रिड्यूस का ऑप्शन चूंकि हमारे पास यहाँ पर नहीं है, तो नन इज द करेक्ट वन. द सप्लाई वोल्टेज टू एन इंडक्शन मोटर इज रिड्यूस्ड बाय 10%. बाय व्हाट परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली विल द मैक्सिमम टॉर्क डिक्रीज? टॉर्क प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर है. अगर T1 की बात करें तो लेट अस से T1 वाज इक्वल्स टू v1 स्क्वायर. नाउ वी हैव रिड्यूस्ड द वोल्टेज बाय 10%, so the T2 will become equals to
0.9 of v1 square. So in this case what will the maximum torque will decrease, कि कितना परसेंटेज ऑफ डिक्रीज हुआ ये हमें यहाँ पर बताना है. तो डिक्रीज के लिए आप निकालेंगे T2 upon T1, दैट विल बी इक्वल्स टू 0.9 upon 1 और सिंपली 90%. वी कैन से कि आपका जो टॉर्क है वो भी okay here this will be not 0.9, this will be 0.81. 0.9 का स्क्वायर होगा तो that will be become 0.81 of v1 square. ठीक है, this will be 0.81 v1 square, and if you find the ratio you will get 0.81 upon 1, that is 0.81. so initially अगर आपका टॉर्क 100% था, now it is equals to 81%, or you can say 19% decrease will be observed. Next is, which of the following motor is expensive for same kilowatt output rates? सेम किलोवाट के लिए इनमें से कौन सा मशीन एक्सपेंसिव होगा? तो नेचुरली सेम किलोवाट के लिए आपका जो डीसी मशीन है वो ही एक्सपेंसिव होता है. ठीक है, इफ यू कंपेयर द सेम आउटपुट फॉर द मशीन्स, यू फाउंड दैट कि डीसी और एसी, बाकी की जो तीनों मशीन्स हैं वो एसी टाइप है, ये डीसी टाइप है, तो डीसी इज ऑलवेज कॉस्टलियर. नेक्स्ट इज, टू आइडेंटिकल लॉसलेस सीरीज मोटर्स कनेक्टेड इन सीरीज. दो मोटर्स को सीरीज में कनेक्ट किया गया है डीसी सप्लाई से, जो कि सेम स्पीड पर runs at the speed of n1 and n2, then the ratio of their output power is. क्योंकि यहाँ पर हम दो सीरीज मोटर्स को यूज कर रहे हैं, लॉसलेस सीरीज मोटर्स हैं जो सीरीज में ही लगी हैं, तो जब दोनों मशीन को सीरीज में लगाएंगे हम तो सेम अमाउंट ऑफ करंट दोनों मशीन से फ्लो करेगा. दैट मींस कि बोथ विल हैव सेम अमाउंट ऑफ टॉर्क, सेम स्पीड विल बी देयर. ठीक है, जो कि दोनों की स्पीड है n1 एंड n2, तो उनका जो आउटपुट है वो इन स्पीड्स के ऊपर ही डिपेंड करेगा सीधे सीधे. तो आंसर्स विल बी n1 is to n2. ठीक है, नेक्स्ट इज, a separately excited DC motor has armature resistance 0.5 ohm, supply is 250, armature current 20 ampere, speed of the rotation is 1500 rpm. Find the back EMF. सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर की बात हो रही है, यानी कि V is equals to E minus IA RA आपका जो रिलेशन है, आपको निकालना है बैक EMF E, दैट शुड बी इक्वल्स टू V plus IA RA. ठीक है, तो हियर इन दिस केस relation will be E is equals to V minus IA RA. Yes. So in this case we have V as 250 minus IA is 20 into resistance is 0.5, so you will get 240 volts is the answer. तो 240 वोल्ट आपको यहाँ से आंसर मिलेगा. Next question is, the speed of a motor falls from 1100 to no load 1150 rpm at rated load. The speed regulation will be, speed regulation हमारा परसेंटेज ऑफ स्पीड रेगुलेशन का जो फॉर्मूला है वो होगा आपका नो लोड स्पीड माइनस फुल लोड स्पीड अपॉन नो लोड स्पीड इनटू 100. सिंपल सा एक फॉर्मूला है, तो वील सी हियर 1100 माइनस 1050 अपॉन 1100 इनटू 100, वी विल गेट 50 अपॉन 11. तो this is equals to 4 point something, so we get 4.76% is the correct answer here. ठीक है, तो these are the 50 questions जो क्लास टेस्ट के फॉर्म में स्टूडेंट्स को दिए गए थे, और सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्टली कह सकते हैं कि फ्रेश क्वेश्चंस हैं जो अभी तक वीडियोस के थ्रू डिस्कस नहीं हुए थे. आई होप कि आपको कुछ और जो क्वेश्चंस यहाँ मिले हैं समझने सीखने के लिए, these questions is will going to help you. Again my suggestion is you all have to first think about the question by yourself before going on the explanations and getting to know the answer. खुद से एक बार ट्राई जरूर करें, सोचें उस क्वेश्चन के बारे में, जिससे आपको हमेशा एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा. साथ ही साथ once you watch these videos, definitely you are going to learn something out of it. So don't like and don't forget to like and don't forget to subscribe the channel, and do share this channel with your friends also, so that all the students of Abdul Kalam Technical University get benefit out of these videos. Thank you so much for watching this video. Stay tuned to the channel for the upcoming videos. आगे और भी videos अभी आने बाकी हैं काफी सारे. Thank you so much for watching. Thank you.